नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मीडिया के सामने पूर्व मंत्री ने विधायक पर साधा निशाना, आरोप लगाते हुए कहा, यात्रा निकालते समय जर्जर टंकी क्या नहीं दिखी। भिलाई नगर निगम का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन के तहत बोला कि 15 तारीख तक जनहित कार्य नहीं हुई तो होगा महाप्रदर्शन। एक कॉलेज के प्रिंसिपल से 4,37,082 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी ने बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी बताकर प्रिंसिपल से की ठगी। जस्टिस गौतम भांदुड़ी ने दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के साथ की मुलाकात। इस दौरान जस्टिस गौतम भांदुड़ी से अधिवक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। भिलाई टाउनशिप में पानी को लेकर फिर एक बार सियासत चालू हो चुका है। इसके तहत पूर्व अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे मीडिया से बात करते हुए विधायक देवेंद्र यादव पर हमलावर हुए। टाउनशिप को गंदे पानी से बचाने 336 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर जवाब दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि वास्तव में ये प्रोजेक्ट भिलाई इस्पात संयंत्र से अपने लिए स्टैंड बाई के रूप में योजना बनाई है। खरखरा और गंगरेल से सप्लाई हो रही, जब दोनों से सप्लाई रोका जाता है तब प्लांट के लिए इस पानी को शिवनाथ नदी लाने की तैयारी है। गंदे पानी की समस्या के लिए बीएसपी का ट्रीटमेंट प्लांट है। इस प्रोजेक्ट से बीएसपी कर्मचारियों को गंदे पानी से निजात की बात झूठी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि स्थानीय व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन को बदलना होगा। इसकी शुरुआत सेक्टर 6 व सेक्टर 2 में किया गया था, लेकिन वह काम रुक गया है। अब टंकी गिर चुकी है। विधायक और महापौर पर सांसद पर आरोप लगाया कि कोई व्यवस्था वह नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक ने अब तक क्यों नहीं देखा जर्जर टंकी। यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन उनकी नज़र में टंकी नहीं आई। प्रेम प्रकाश पांडे ने बीएसपी और विधायक के रिश्ते पर भी हमला बोला। कहा, बगैर एनओसी सारे काम टाउनशिप में हो रहे हैं। सोमवार को होने वाले कार्य में डायरेक्टर इंचार्ज बैठेंगे। लीज डीड रजिस्ट्रेशन पर कहा कि विधायक और मेयर ने पहले भी झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। प्रबंधन से अंदरूनी साठगांठ है। रजिस्ट्रेशन से बीएसपी का हाथ ज़्यादा मजबूत हो रहा है। पानी टंकी गिरने के बाद डायरेक्टर इंचार्ज से फ़ोन पर बात हुई। सुझाव दिया कि दोनों टाइम पानी दिया जाए। हम जब रहते हैं तो दोनों टाइम पानी आता है। प्रबंधन और प्रशासन से काम कराने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। एक समन्वय बनाकर काम करना होता है। विधायक जी द्वारा लगातार भिलाई टाउनशिप के लोगों से ये तीसरा झूठ बोला गया। पहला बिजली के बारे में बोला, CSPDCL के ट्रांसफर नहीं होगा तो। दूसरा रजिस्ट्री के बारे में बोला कि मालिकाना हक मिल रहा है। तीसरा इन्होंने कहा कि जो 11 तारीख को होना है वो यहाँ के टाउनशिप के गंदे पानी की समस्या का स्थायी हल है, जबकि ये बीएसपी के द्वारा स्टैंड बाई योजना के तहत रखा जा रहा है। जब उनकी सप्लाई इमरजेंसी में जो 2 तालाबों से आती है, खरखरा और गंगरेल से, अगर किसी कारण से बाधित होती है तो शिवनाथ से वो पानी लेकर के अपने काम को चलाएंगे। दूसरी बात, विधायक जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जो इंडोर स्टेडियम तथा कथित रूप से तारामंडल जो उद्घाटन करने वाले हैं वो भी भाजपा शासन काल में बना है। तारामंडल जो अभी ये बना है वो उनका है। हम लोगों ने जो तारामंडल की कल्पना की थी वो कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे टीम जाकर के देखने के बाद इंटरनेशनल लेवल के जो वर्तमान में जरूरत है उस हिसाब से जो प्रदेश में अपने आप एक तारामंडल, हर जगह प्रदेशों में एक ही तारामंडल है लगभग, तो उस दृष्टि से ये तो एक टेंट लगा रहे हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसे ही मूवेबल करके बच्चों को सब जगह दिखाता है, वही वाला टेंट लगा करके ये तारामंडल बोल रहे हैं। अभी तक जितने भी काम हुए हैं सब भाजपा शासन में हुए और उनके द्वारा उद्घाटन कर दिया गया, जगह परिवर्तन कर दिया गया 1-2 कामों का,
उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जिस दिन हुडको की स्टेडियम का उद्घाटन होगा तो ये जरूर क्रेडिट होगा कि ये विधायक जी के व्यक्तिगत सोच, कल्पना और उनके द्वारा मौलिक रूप से उस कार्य को किया गया। इसमें भी मैं गया था तो वहां लोगों ने कहा कि चिन करके टैंकर वाले ले जा रहे हैं। वहाँ वो संजय शर्मा की ड्यूटी है, कोई उसको लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वो टैंकर में बैठ के जाते हैं, भाजपा के भी कार्यकर्ता है, लेकिन लोगों का कहना था कि पहले कहीं और जाता है फिर बाद में हमारे पास आता है। तो ऐसा लोगों की वहां पर भी शिकायत थी। देखिए, ये चीज ऐसा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको भी कि हम लोग कर रहे हैं, सांसद जी कुछ नहीं किए। सांसद जी के पास आप गए क्या? अड़ोस पड़ोस में तो महापौर और दोनों रहते हो। आज सांसद पे आरोप इसलिए लगा रहे हो कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ताल ठोक के खड़े हैं, तो आज आप उनके खिलाफ अब शब्दों तक का प्रयोग कर रहे हो। और इसके पहले तो जबान नहीं खुला, कभी जाकर के मांगा। अरे सांसद तो पावर हाउस रेलवे स्टेशन में 25 करोड़ ले आए, सांसद तो दुर्ग रेलवे स्टेशन में 425 करोड़ ले आए, और जो भी उससे लोग करते। सांसद तो 9 विधानसभा का है, आप तो लगभग कितना किलोमीटर घूम रहे हो, उसमें नहीं दिखा कि टंकी जो है जर्जर हो रही है। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम परिसर का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन के साथ कहा कि अगर 15 तारीख तक नहीं हुए जनहित के कार्य तो महाप्रदर्शन किया जाएगा। भिलाई निगम परिसर का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन के तहत जमकर बवाल किया था। पार्षदों का आक्रोश शहर सरकार के खिलाफ देखने को मिला। अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर भाजपा पार्षद व उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह के मार्गदर्शन में बाढ़वासी पहुंचे। उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने कहा कि कांग्रेस की शहर सरकार भ्रष्ट हो गई है। 18% कमिश्नर खोरी के साथ ये सब चल रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर है। शहर सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। दया सिंह ने कहा कि 18 अलग अलग बिंदुओं पर पिछले दिनों चर्चा हुई थी, जिसके समाधान के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन हम असंतुष्ट हैं। दया सिंह ने कहा कि शहर के अलग अलग वार्डों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त है। लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। गर्मी में पेयजल संकट गहरा गया है। शहर की अंदरूनी सड़कों का बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था चौपट है। स्ट्रीट पोलों पर लाइट नहीं है। इस तरह की विभिन्न समस्याएं हैं। अब अगर समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पहले हमने धरना दिया था अल्टीमेटर के साथ, इस बार महाधरना होगा। हमने 18 बिंदुओं पे ज्ञापन पहले पूर्व में दिया था और 18% जो कमीशन का खेल चल रहा है उस विषय को लेके दिया था, लेकिन इतने समय इंतजार करने के बाद में प्रशासन के नगर निगम के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा। तो आज हमने फिर से एक अल्टीमेटर दिया है और 15 तारीख तक का समय दिया। 15 तारीख के अंदर में 18 बिंदुओं पर अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो महाधरना दिया जाएगा और इनके कान में जूं रेंगेगा और ये कार्य करेंगे बस इस विषय को लेके, क्योंकि आम जनता, आम पब्लिक, आम लोगों की, क्योंकि इतनी जूझते हुए इतनी सारे बिंदुओं पे, चाहे पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, अवैध प्लाटिंग की समस्या हो, आप देखेंगे इतनी सारी घंघोर समस्या। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स आप देख रहे हो कि उद्योगपतियों को माफ़ हो रहा है, आम पब्लिक को क्यों नहीं हो रहा है, गरीब व्यक्तियों को क्यों नहीं। ये सरकार क्या बोलनी चाहिए पूंजीपतियों की है क्या, गरीबों के लिए नहीं है क्या? गरीब वोट नहीं देता है क्या? तो ये जो सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से हो रहा है, उनके वार्ड के लोगों से हो रहा है, उसको लेके आज हमने दिया है ज्ञापन और ज्ञापन के साथ महाधरने की तैयारी कर रहे हैं। महाधरना देखने लायक होगा, अनोखा होगा और कुछ बड़ा होगा जो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आम पब्लिक, आम जनता, आम महिलाएं आपको उसी रुख में देखेंगे, उसी वेशभूषा में देखेंगे जिन स्थितियों के साथ में राज्य शासन, नगर निगम उनके साथ व्यवहार कर रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिछले समय आपको दिखा था कि लोग नाटक के माध्यम से हम आपको जगाने की कोशिश की थी, आम जनता को, नगर निगम जागे इसलिए आम जनताओं के बीच किया था। इस बार कुछ और अलग अनोखा होगा जिसमें आपको दिखेगा कि स्थितियां क्या है और किन स्थिति परिस्थिति पे चल रहे हैं, क्योंकि विकास नाम की चिड़िया तक नहीं दिख रही है और यहाँ विकास की बात करने वाला आम पब्लिक के साथ कैसा दोहन हो रहा है, कैसे उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से उनके कार्य नहीं हो रहे हैं और कितना परेशान है वो, उस तरह का एक अनोखा आपको देखने को मिलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा सर्किट हाउस दुर्ग में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायाधीश गौतम भांदुड़ी से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर बनाने की चर्चा की। जस्टिस गौतम भांदुड़ी से दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन के मार्गदर्शन में सर्किट हाउस दुर्ग में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जस्टिस गौतम भांदुड़ी से अधिवक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना और पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से अधिवक्ताओं के बैठने को लेकर चर्चा की गई। जस्टिस गौतम भांदुड़ी ने अधिवक्ताओं से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की, जिस पर अधिवक्ताओं ने बैठक में मौजूद जिला कलेक्टर से सुझाव लेने की बातें कही। इस पर कलेक्टर ने अधिवक्ताओं से उनके बैठने के लिए सुझाव मांगे। अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट को लेकर जिला कलेक्टर को अपने सुझाव दिए। बैठक की जानकारी जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने दी। जस्टिस गौतम भांदुड़ी साहब यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमसे भी चर्चा की है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब, माननीय डीजे महोदय सब यहाँ पर उपस्थित थे। सर्किट हाउस में हमारी बैठ के चर्चा हुई। उन्होंने हमसे पूछा कि कैसी क्या व्यवस्था। मैंने कहा कि व्यवस्था की हालत तो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वकीलों के बैठने की व्यवस्था अभी तक के नहीं बन पाई है और इस बिल्डिंग में संभव भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर जगह की कमी होती है। तो इसके लिए नई बिल्डिंग के लिए कुछ किया जाए सर। तो बोले आप सुझाव दीजिए। मैंने कहा कि नई बिल्डिंग के लिए सुझाव कलेक्टर साहब बैठे हैं, उनसे लीजिए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि बताइए आप कहाँ पर लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि जहाँ आप देना चाहते हैं। तो पहले तो उन्होंने पोल्ट्री फार्म के बारे में बताया, तो बोले वहाँ पर अभी कुछ चीज़ें बन गई है और दूसरे को अलॉट हो चुका है। तो मैंने कहा कि सामने एक लेबर कोर्ट है और वहाँ पे बंगले हैं, आमने सामने में काफ़ी बड़ी जगह है, जहाँ एक तरफ सिविल कोर्ट बन जाए, एक तरफ फैमिली कोर्ट बन जाए, तो आमने सामने रहेगा तो वकीलों को भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। ऐसी स्थिति में हम लोगों को वहाँ पर काम करने में सुविधा होगी। तब कलेक्टर महोदय ने कहा कि हाँ ये सुझाव ठीक है और इस पर विचार करके हम तत्काल यहाँ पे अलॉट करवाते हैं आपको जगह। भांदुड़ी साहब ने भी कहा कि इस पर तत्काल आप कार्रवाई में लीजिए और नई बिल्डिंग के लिए तत्काल कुछ आगे कार्रवाई की जाएगा। ग्रैंड न्यूज से खेमराज निषाद की रिपोर्ट। भिलाई निवासी गिरजा शंकर उम्र 38 वर्ष बाएं के दर्द से अपने हाथ से काम ना कर पाने की वजह से परेशान था, जिसका इलाज बीएमसा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग ने कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक इलाज किया। कैलाश नगर भिलाई निवासी गिरजा शंकर उम्र 38 वर्ष बाएं के दर्द सुपन्न हाथ का काम न करना एवं हाथ नीले पड़ने से परेशान होकर बीएमसा हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव जैन की निगरानी में मरीज के सभी जांचें हुई, जिसमें सीटी स्कैन में पाया गया कि मरीज को एक्यूट ब्रेकियल आर्टेरियोथ्रोम्बोसिस बीमारी है। तब डॉक्टर गौरव जैन ने मरीज एवं परिजन के रिश्तेदारों को कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस के विधि के बारे में बताया। इस विधि में मरीज के पैर की नस से तार डालकर हाथ की नस तक पहुंचाकर तार के माध्यम से खून पतला करने की दवाई डालकर जहां खून का थकाव जमा था वह सीधे दवाई डालकर 24 घंटे के भीतर खून के थक्कों को बाहर निकाला। डॉक्टर गौरव जैन ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सही समय पर न कराने से हाथ की काटने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरे हॉस्पिटल में मरीज को सर्जरी की सलाह दी, परंतु हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने सफलतापूर्वक मरीज की बिना सर्जरी किए कम दरों पर मरीज का नस खोल दिया एवं दूसरे दिन मरीज का हाथ काम करना शुरू कर दिया। ये सब संभव हो सका है बीएमसा हॉस्पिटल के कैथ लैब के मौजूद आधुनिक उपकरण, इंस्ट्रक्चर एवं टीम की कड़ी मेहनत और उचित देखभाल से। सर्जरी के माध्यम से मरीज स्वस्थ है। मरीज एवं मरीज के रिश्तेदार ने डॉक्टर गौरव जैन एवं पूरी कैथ लैब टीम का शुक्रिया अदा किया। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार मल्होत्रा ने हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट एवं कैथ लैब टीम को शुभकामनाएं दी।
मरीज़ जो है कैलाश नगर निवासी 38 साल का पेशेंट है, जो 3 दिन पहले जब सुबह उठा तब अचानक से उसको पता चला कि उसकी जो बाएं हाथ जो है उसका बायां हाथ काम नहीं कर रहा था, नीला पड़ चुका था और सुन्न था। तो ये कंप्लेंट को लेके वो फिर हमारे पास BM शाह हॉस्पिटल में आया। फिर हमने जांच की, CT स्कैन वगैरह किया, उसमें पता चला कि जो बाएं हाथ की जो मेन नस है वो ब्लॉक है, वहाँ पे बहुत बड़ा क्लॉट मतलब खून का थक्का जमा हुआ है। नहीं, कोई भी चोट नहीं थी और पुरानी कोई भी हिस्ट्री नहीं थी, और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो भी इतने यंग पेशेंट में बहुत ही कम देखने को मिलता है ये। तो उसका कारण कुछ बहुत ही कम कारण होते हैं जिनके ब्लड टेस्ट हमने भेजे हैं और रिपोर्ट उसका अवेटेड है। बट रिपोर्ट का वेट नहीं कर सकते थे हम लोग, इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी डिले होता है तो फिर हाथ को काटने तक की भी नौबत आ जाती है। तो नस को तुरंत हमें वो खोलना पड़ता है। पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसका जो नस है पूरी तरीके से खुल चुका है और कल डिस्चार्ज होने वाला है। सुविधाएं तो ICU में मैं रहा 2 दिन तक, तो अच्छा रहा वहाँ। मतलब भाई अब हमारे परिवारजनों को तो समय समय पर आने दिया गया, लेकिन वहाँ की जो नर्सेस स्टाफ हैं है ना, उन्होंने अच्छा काम किया है, बिल्कुल सहयोग करते थे। यहाँ तक भोजन वगैरह के समय भोजन भी स्वयं कराते थे, है ना। और वार्ड बॉय लोगों ने मुझे बहुत समस्या हो रही थी, तो वार्ड बॉय लोगों ने बहुत मदद किया है ना। तो इसके लिए उनका भी मैं बहुत आभारी रहूँगा। मेरा जो लेफ़्ट हैंड है उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर का, है ना। उस समस्या को लेके मैं आया था और मेरा हाथ जो है पूरा ठंडा था, पूरी तरह से ठंडा हो गया था, और क्लॉटिंग की वजह से पूरा ये ब्लड जो है नीलापन आ जा रहा था हाथ में, और एनी टाइम ठंडापन महसूस हो रहा था। तो 4-5 दिनों से समस्या थी। तो रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराया बहुत सारे मुझे, तो टेस्ट कराने के बाद पता चला, सर के पास आया मुझे, तो सर बताए कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको जो है इंजेक्शन के माध्यम से मुझे 24 घंटा आपको इंजेक्शन देंगे ICU में रख कर, और इंजेक्शन के माध्यम से इसको आपके क्लॉटिंग को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा जी। और उसके बाद देखते हैं, और ये अच्छा उपाय है, सबसे बेस्ट उपाय यही है, ये बताया गया मुझे। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है करा लिया जाए, तो कराया। तो उसका 24 घंटा पूरा रेगुलर इंजेक्शन चला है। इंजेक्शन चलने के बाद फिर क्लॉटिंग का बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा यहाँ का साफ़ हो गया है ना, और कुछ हल्का से यहाँ बचा है बोल रहे थे, तो ब्लड जो है दवाई दिए हैं, दवाई से साफ़ हो जाएगा करके बता रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इस तरह से जो है बहुत ही अच्छे ढंग से डॉक्टर जैन जी ने मेरा उपचार किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ताकि भाई, क्योंकि ये हाथ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था मुझे, उस तकलीफ़ से मुझे उस तकलीफ़ को दूर किया गया है उनके द्वारा, इसके लिए हृदय से आभार है उनका। इसके हाथ में जो समस्या थी वो 2-3 दिन से बहुत परेशान थी। परेशानी की वजह से न कोई सर एक ये कि न्यूरो सर्जन के पास दिखाओ, तो किसी गुप्ता सर के पास दिखाए, वहाँ उन्होंने जांच पड़ताल की, उसके बाद सर को एडवाइस दिए कि वहाँ जा कर के दिखाओ करके। फिर यहाँ लाए ना, तो यहाँ सर के माध्यम से जो सुझाव दिया गया कि इंजेक्शन वगैरह के बाद, तो फिर एडमिट किए, और एडमिट करने के बाद फिर यहाँ अच्छा से उपचार हुआ। और यहाँ तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन से हूँ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ किसी के द्वारा नहीं हुआ। सुविधा यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिली, नर्सेस का, वार्ड बॉय का, डॉक्टर साहब का, सबका अच्छा सहयोग मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। लगातार रद्द होती ट्रेन एवं रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 13 सितंबर को रेलवे रोको आंदोलन निकालने जा रही है। इसी के तहत दुर्ग जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने दुर्ग के राजीव भवन में पत्रकार वार्ता लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गिरीश देवांगन का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे सुविधा को समाप्त करने का साजिश रचने का आरोप लगाते हुए दुर्ग के राजीव भवन में खनिज निगम और दुर्ग जिले के संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी दी कि बरसों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद
रास्ता और सुलभ परिवहन का प्रयास हुआ करता था, जिसे मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिना कोई कारण बताए, बिना किसी ठोस वजह के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है। रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों को महीनों हफ्तों तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। महीनों पहले यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन कराए नागरिकों की परेशानी से रेलवे और केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहता है। देश की आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति केवल मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधाएं इतनी ज़्यादा खस्ताहाल हो गई है। वहीं आगे भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि यात्री ट्रेनों को जानबूझकर रद्द किया जाता है, कभी कोयले के आपूर्ति के नाम पर, कभी कोई और कारण बताकर। यह विश्वसनीय यात्री सेवा भारतीय रेलवे को बदनाम करने की साजिश है, ताकि लोग रेलवे से ऊब जाए और रेल को भी मोदी अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर सके। भाजपा राज में रेलवे में मिलने वाली बुजुर्गों की छूट खा गए, छात्रों को मिलने वाली रियायत खा गए, किराए में बेतहाशा वृद्धि, प्लेटफॉर्म टिकट तक में कई गुना वसूली। दैनिक यात्री, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, कामगार, नौकरी पेशा, आम यात्री सभी मोदी राज में उपेक्षा पीड़ित और प्रताड़ित है। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय पर अपना आक्रोश जताते हुए आगामी 13 सितंबर को स्टेशनों पर पहुंचकर प्रदर्शन किए जाने की बातें कही। देखिए, जो यात्री ट्रेन है, देश की आज़ादी के बाद भारत के आम लोगों का यात्री परिवहन का एक जीवन रेखा है। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये यात्री परिवहन सुविधा है, जिसे धीरे धीरे षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार धीरे धीरे ट्रेनों को रद्द कर करके रेलवे के ऊपर जो एक विश्वास आम जनता का है परिवहन के मामले में, चाहे भारत के किसी भी कोने में जाना हो तो सस्ता, सुगम, सुलभ यदि कोई है तो रेलवे है। उसको समाप्त करने का ये हिडन एजेंडा, षड्यंत्र मोदी जी के सरकार में किया जा रहा है। और जब ट्रेन आप रद्द कर दें तो मालवाहकों को प्राथमिकता के आधार पर आप हजारों मालवाहक गाड़ियाँ चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न खनिज हैं, विशेषकर कोयला है। कोयला का परिवहन रात और दिन कैसे हो रहा है? यात्री ट्रेनों को रद्द करके क्या किसी व्यक्ति विशेष को आप फायदा पहुंचाने जा रहे हैं? धीरे धीरे ये रेलवे के ऊपर विश्वास समाप्त करके रेलवे को आप क्या बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ट्रेनों को बंद किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने लगातार इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेलवे मंत्री को लगातार चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है कि इस प्रकार से अचानक ट्रेनों को रद्द न किया जाए। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आप देखिए कि यहाँ के सांसद चुप्पी साधे बैठे हैं। अरुण साव जो बिलासपुर के सांसद हैं, बिलासपुर रेलवे जोन है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें हिडन एजेंडा है और किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ये काम कर रही है। इसके विरोध में चरणबद्ध कार्यक्रम है। आज पत्रकार वार्ता की गई है। कल, परसों और नरसों 12 तारीख तक पोस्टर के द्वारा आम जन जागरण अभियान चलाएगा और 13 तारीख को दुर्ग रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। ये बीच में कोरोना काल था तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब पूरे देश में कोरोना समाप्त हो गया। उसके बाद उसका बहाना करके इस प्रकार से जो कार्रवाई की जा रही है, और लगातार बता तो रहा हूँ आपको मैं, कोई हम लोग की तरफ से देरी नहीं हुआ है। जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं सिस्टमेटिकली होते हैं, चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं। उनको पत्र लिखा गया, निवेदन किया गया। अब जब समझ में आ रहा है कि उसके बाद भी केंद्र की सरकार नहीं जाग रही है और यात्री सुविधाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, यहाँ के यात्रियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, और उसमें हिडन एजेंडा जो समझ में आ रहा है कि रेलवे को जो मालवाहक को भेजकर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने की जो कोशिश कर रही है, उसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। रेलवे के कार्य के चलते तथा सिग्नल को ऑटोमेटिक पद्धति से बनाए जाने के कारण दुर्ग से कुम्हारी व रायपुर तक ट्रेन प्रभावित रहेगी। इसे लेकर मुख्य स्टेशन प्रबंधक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं है कि लेट हमेशा वो ट्रेन लेट चलता है करके। आजकल सरकार का ये नियम दिया गया है कि आपका जो जॉइनिंग का जो टाइम है कम करने के लिए ट्रैक, सिग्नल और कोच का कुछ डेवलपमेंट किया गया है। कुछ ट्रैक का रिन्यूअल हो रहा है और कुछ नया सिग्नल आ रहा है।
और आप लोग का ज़्यादा गाड़ी चलने के कारण से कोई स्टेशन का जो मॉडिफिकेशन वर्क हो रहा है, ये काम को मद्देनज़र रखे कभी कभी कुछ गाड़ी का कैंसिल किया जाता है। मगर आजकल तो गाड़ी सब पूरा राइट टाइम में चल रहा है। हमारा यहाँ दूर का जो ओरिजिनेटिंग गाड़ी का है वो तो 100% पंक्चुअलिटी है, राइट टाइम में जाता है यहाँ। और सेक्शन में अभी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, रिमॉडलिंग वर्क हो रहा है, और उसका कारण से कहीं कुछ NI का कारण, नॉन इंटरलिंक का कारण से कहीं कुछ आपका गाड़ी का कुछ कैंसिल हो रहा है तो अलग बात है। मगर जनरली हमारा बिलासपुर नागपुर से हमारा रायपुर डिवीज़न बहुत अच्छा है, उनका पंक्चुअलिटी पूरा 90% नहीं, ऐसा बात नहीं है। मालगाड़ी को आप दोषा मत करिए, क्योंकि मालगाड़ी ऐसा है कि मालगाड़ी को हम चलाएंगे तो हमारा अर्थनीति का तो डेवलपमेंट होगा, हमको तो कमाई करना है। पैसेंजर ट्रेन में भी कमाने की बात नहीं है, मगर माल ट्रेन का चलाने के लिए सरकार अलग कॉरिडोर बनाया है, उनका रास्ता अलग है, पैसेंजर को चलाने के लिए रास्ता अलग है। वो दोनों का कभी भी वो ये नहीं होता है, यानी क्लास नहीं होता है, वो अलग अलग रूट पर चलता है। हम लोग कभी भी गुड्स ट्रेन चलाने के लिए कोचिंग ट्रेन को निर्देशित कर देता है, ये बात सरासर झूठ है। जब कभी कोई ट्रेन को हम लोग कैंसिल करते हैं तो उनका काम रहता है कि नॉन इंटरलिंकिंग वर्क का कारण से ही होता है, कि वो सरकार आज दे रहा है कि हमको 130 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाना है, तो उसके लिए जो ट्रैक का, उनका क्वेश्चन का, सिग्नल का, स्टेशन का भी ऐसी भी होना चाहिए। बहुत सारा स्टेशन का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, उसको भी कराना है। क्योंकि अभी 22 कोच का LHB कोच चल रहा है, थोड़ा लंबा गाड़ी है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म छोटा पड़ता है, तो प्लेटफॉर्म का वर्क चलता है। ये सब काम के लिए कभी कभी कोचिंग ट्रेन को हम लोग कैंसिल करते हैं, नहीं तो गुड्स ट्रेन के लिए हम लोग नहीं करते। ग्रैंड न्यूज के लिए खेमराज निषाद की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑनलाइन ठगी करने वाले सातिरों ने एक कॉलेज के प्रिंसिपल से 4,37,082 रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर शिकायतकर्ता को चूना लगाया। उन्होंने बिल बकाया होने पर बिजली काटने की चेतावनी देकर शिकायतकर्ता को फंसाया और उनसे ठगी की। घटना की शिकायत पर सुपेला थाना धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। भिलाई के नेहरू नगर में रहने वाली शिकायतकर्ता अर्चना झा शंकराचार्य कॉलेज में प्रिंसिपल है। उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें जुलाई महीने का बिजली बिल नहीं चुकाने की बात लिखी गई थी। साथ बिजली बिल जमा नहीं करने पर
बिजली कनेक्शन काटने की बात भी लिखी हुई थी, जिसके बाद अर्चना झा घबरा गई। बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर महिला डर गई। उसने तुरंत बिना सोचे समझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल लगाया। सामने से एक आदमी ने फोन उठाया और उसने खुद को बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी बताया। प्रिंसिपल को परेशान नहीं होने का दिलासा देते हुए महिला को अपने झांसे में लिया। आरोपी ने बिल जमा करने के लिए एनीडेस्क नाम ऐप डाउनलोड कराया। इसके जरिए पीड़िता के फोन का पूरा कंट्रोल ठग के पास चला गया। आरोपी ने पीड़िता का जीमेल अकाउंट भी हैक कर लिया। कुछ ही देर में अर्चना झा के SBI खाते से 3,97,738 रुपए और BNB खाते से 39,344 रुपए, कुल 4,47,082 रुपए निकल गए। सुपेला TI दुर्गेश शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत मिली है। व्हाट्सएप नंबर को ट्रेस कर आरोपी का पता करने की कोशिश की जा रही है। नगर की रहने वाली महिला है अर्चना झा, उनके साथ एक बिजली बिल पटाने के नाम पर उनके साथ ठगी हुई है। बिजली बिल के संबंध में उनके पास फोन आया था कि अगर आप इसमें बिजली बिल का कुछ प्रोसीजर बताने की बात पे कि अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके यहाँ का बिजली कट जाएगा कहते हुए धोखाधड़ी करके उनसे करीब उनके अकाउंट से 4,37,000 रुपए के आसपास की ठगी हुई है। जिस पर से रिपोर्ट आने पर पुलिस ने धारा 420 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है और प्रारंभिक जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के विभिन्न न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुनवाई एवं निराकरण हेतु कुल 7,000 से अधिक मामले नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थानीय लोक अदालत, जनोपयोगी सेवाएं दुर्ग तथा किशोर न्यायालय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई 3, पाटन व धमधा में रखे जा रहे हैं। स्थानीय लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 4,288 मामले एवं बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण के कुल 2900 से अधिक मामले सुनवाई हेतु रखे गए हैं। दुर्ग जिला न्यायालय में दौरे पर पहुंचे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने मीडिया से चर्चा में लगातार बढ़ रहे पेंडिंग केसेस को लेकर कहा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो पेंडिंग केसेस भी रहेंगे। जैसे अस्पतालों में संख्या बढ़ती है, पेंडिंग केस के हल के लिए ही नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में देखिए जो मेन एफर्ट है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, लोग बिना लिटिगेशन का वेट किए, रिजल्ट का वेट करे, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। छोटी यदि बातें हैं, कई सारे चीज़ें हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले उसको, इसका दोनों पार्टी खुश होके जाए। मतलब अदरवाइज़ एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, उसका लिटिगेशन चलते रहता है, हायर कोर्ट में चलते रहता है वो, और उसका एंड नहीं है। उसका रिजल्ट तो आप लोग जानते हैं, हाई कोर्ट भी पूरे भरे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इतने केसेस हैं। तो लोक अदालत ये माध्यम है कि इससे जल्दी से जल्दी ये निपटारा हो जाए इसका, और लोग बोथ दी पार्टी जो दोनों रहे वो खुश होके जाए इसमें। नो पार्टी इज एग्रीड। पेंडिंग मामले देखिए ये रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा तो पेंडिंग मामले तो रहेंगे। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा केसेस भी बढ़ेंगे। ये जैसे हॉस्पिटल में नंबर बढ़ते हैं वैसे ही लिटिगेशन भी पार्ट है। हालांकि पॉपुलेशन का 2-3% है, पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। लिटिगेशन तो होगा, वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो बोल रहा था मैं। अब लिटिगेशन को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उसका ये एक स्टेप है, उसका एक स्टेप है ये लोक अदालत में। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ जैसे ये छोटे क्रिमिनल केसेस हुए, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंस के हुए, उसके बाद ये एक्सीडेंट के हुए, एक्सीडेंट के क्लेम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो इमीडिएट पैसा मिल जाता है, वो इमीडिएट पैसा मिले और दोनों पार्टी हैप्पी और टाइमली पैसा मिल जाता है। आपका वही पैसा यदि भले जैसे 10 लाख की जगह आपको 15 लाख मिले 5 साल बाद मिले, पर वो 10 लाख आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया है। इसके गाइडलाइंस हिसाब से रहता है नालसा के, उनसे साल में 4 तो होती है बृहद लोक अदालत, और उसमें जो
परमानेंट लोक अदालत ये तो हमेशा चलते रहती है हम लोग के साल में। इस बार 2 बार जेल लोक अदालत भी के छोटे छोटे जो मामले रहते हैं वहीं पे हमारे मैजिस्ट्रेट जाते हैं, वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं पे ख़त्म या जो भी डिसीजन देना हो। ग्रैंड न्यूज से खेमराज निषाद की रिपोर्ट। स्टेशन मरोदा शंकरपारा में बोर पाइपलाइन टूट जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जो कि मुख्य पाइपलाइन था जिससे 4 से 5 मोहल्ले के लोगों तक पानी पहुंचता था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे निगम कर्मचारी एवं संधारण कार्य शुरू कर दिया है। स्टेशन मरोदा शंकरपारा में बोर पाइपलाइन टूटने से लगातार काफी मात्रा में पेयजल नाली में व्यर्थ बहता रहा। पाइपलाइन टूटने की वजह से आगे अन्य मोहल्ले में भी पानी नहीं पहुंच सका, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टेशन मरोदा एरिया में अमृत मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछी है, लेकिन उसमें भी सही मात्रा में पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ही कम है, जिससे लोगों की पानी की समस्या बोर पाइपलाइन के जरिए पूरी होती है। अमृत मिशन पाइपलाइन आने से पहले भी इस बोर पाइपलाइन से ही पानी लोगों तक पहुंचाया जाता था और लोग अपनी पानी की जरूरत पूरी करते थे। रहवासियों ने बताया कि 4-5 दिनों से पानी रिसाव हो रहा था। आज सुबह अनंत पाइपलाइन टूट गई और पानी घंटों व्यर्थ बहता रहा। इसमें कोई देख रेख नहीं होता है। अब पार्षद को बोलने से कुछ ये निराकरण नहीं करता है। लोग को पानी के लिए बहुत परेशानी हो जाता है। घर का जो नल है लगा हुआ है अमृत वाला, वो आता ही नहीं है, उसके कारण से एकदम परेशानी होता है। पानी पीने के लिए सोचना पड़ता है। ये तो कर 15 दिन से बह रहा पानी, 15 दिन से बह रहा पानी। उसमें मरम्मत का नाम से कोई आता ही नहीं है, देखता है फिर चल जाता है। कंप्लेन किया है लेकिन ठीक हो जाएगा बोला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आज पहली पुलिस रोज के तुरंत भी ना लगा के जाए हो ये हाथ टूटे तो खराब हो गए हैं, बार हो गए। निगम अधिकारी गोपाल सिन्हा ने पाइपलाइन संधारण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तो अभी पार्षद माध्यम से हमारे कार्यालय में अभी सवेरे सूचना प्राप्त हुआ है, उसको परीक्षण कराकर आज ही आज उसको ठीक कर लिया जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। अभी तो हम 2 दिन पहले वहाँ पे और कार्य कराए, पानी के मामले में हम लोग तत्काल उसकी कार्रवाई। पूर्व में ही यदि पाइपलाइन का संधारण कर दिया जाता तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। निगम कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हजारों लीटर पानी की बर्बादी हुई। ग्रैंड न्यूज भिलाई से गोविंदा देवांगन की रिपोर्ट। दोहरे हत्याकांड के आरोपी को सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेमेतरा जिला के पुलिस चौकी कंडरका के अंतर्गत ग्राम सिलघट में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी कन्हैया मरकाम को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियां तथा अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को दृष्टिगत देखते हुए अभियुक्त कन्हैया मरकाम को भारतीय दंड विधान की धारा 302 की 2 सिद्धि पर क्रमशः आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया, जिसकी पैरवी लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने की। माननीय पंकज कुमार सिन्हा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बेमेतरा द्वारा पुलिस चौकी कंडरका के अंतर्गत ग्राम सिलघट में हुए डबल मर्डर के आरोपी कन्हैया मरकाम को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण का निराकरण 1 माह के अंदर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।